नमस्कार। आज के लेक्चर में हम कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला सवाल ले लेते हैं। सैंपल प्रॉब्लम 5। फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट चार्ज Q टू बी प्लेस्ड ऑन लाइन जॉइनिंग पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R सच दैट Q रिमेन इन इक्विलिब्रियम अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बाय Q1 एंड Q2। सवाल की भाषा को अंडरस्टैंड कर लीजिए। फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट चार्ज Q। एक पॉइंट चार्ज Q है, उसकी पोजीशन पता लगानी है। टू बी प्लेस्ड, जिसे रखा गया है ऑन लाइन जॉइनिंग पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। दो पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। R दूरी पर दो पॉइंट चार्जेस हैं। डायग्राम बना के दिखाता हूं तो आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिए, एक पॉइंट चार्ज यहां पर है Q1, एक और पॉइंट चार्ज यहां पर है Q2, और इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी है R। इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो है R। ये इनके बीच में R डिस्टेंस है। अब हमें क्या पता लगाना है? हमें एक और चार्ज, फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट चार्ज Q, एक और चार्ज Q कहां रखना है इसके बारे में निर्णय लेना है। मैं सपोज ऐसे मान लेता हूं कि Q को यहां रखा जाए और इस प्रकार रखना है इसको, उस दोनों को Q1 Q2 को मिलाने वाली लाइन पर, कि Q जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में रहे इसका मतलब उस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो रहे। इक्विलिब्रियम से मतलब होता है नेट फोर्स जीरो रहे, राइट। जब भी कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है तो उसके ऊपर सारे फोर्सेस का नेट सम जीरो होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम में रहे मतलब उसके ऊपर नेट फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। तो अब इस Q चार्ज पर थप्पड़ कौन कौन से पड़ रहे हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो एक तो Q1 लगाएगा रिपल्शन का फोर्स, तो एक फोर्स तो Q1 लगाएगा रिपल्शन का। इस फोर्स को मैं F1 ऐसा नाम देता हूं, और एक फोर्स Q2 लगाएगा रिपल्शन का, इसको मैं नाम देता हूं F2। तो ऐसे दो फोर्स Q1 और Q2 द्वारा Q पर लगाए जा रहे हैं। ये दोनों फोर्सेस आप देख सकते हैं, Q2 ने रिपेल किया Q को तो इधर की तरफ, Q1 ने रिपेल किया तो इधर की तरफ। तो ये दोनों फोर्स डायरेक्शन में अपोजिट है। अगर इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी एक है, इक्वल है, सेम है, और डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो मुझे पता लगाना है कि ये डिस्टेंस, सपोज मैं इस डिस्टेंस को x नाम दे देता हूं। ये डिस्टेंस मुझे पता लगाना है कि Q1 से कितनी दूरी पर Q को रखा जाए ताकि F1 और F2 ये न्यूमेरिकली इक्वल रहे और एक दूसरे को बैलेंस कर दे, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में Q रह पाए। तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो R माइनस x हो जाएगा, बचा हुआ डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं F1 को लिखने जा रहा हूं और F2 को लिखने जा रहा हूं। आप चेक करें, मुझे लिखना है F1 का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड। यही कंडीशन होगी, ताकि फोर्सेस बैलेंस होंगे तो इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। अब F1 फोर्स किसने लगाया है? Q1 ने Q पर। तो इसको कैसे लिखूंगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q अपॉन डिस्टेंस है x का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 फोर्स Q2 ने लगाया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 इंटू Q अपॉन R माइनस x का स्क्वायर। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये पूरा ही इधर से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से कट हो जाएगा, इधर से Q और Q भी कट हो जाएगा, राइट। तो यहां बचा Q1 जिसका अंडर रूट ले लिया ताकि नीचे का स्क्वायर हट जाए। यहां पर भी Q2 बचा, उसका अंडर रूट ले लिया ताकि नीचे से स्क्वायर हट जाए R माइनस एक्स। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो रूट Q1 इंटू R माइनस रूट Q1 इंटू एक्स इज इक्वल टू रूट Q2 इंटू एक्स। अब ये जो x वाली टर्म है उसको इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो रूट
Q1 इंटू आर इज इक्वल टू रूट Q1 इंटू एक्स प्लस रूट Q2 इंटू एक्स। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। ओके तो अब मुझे मिलता है x कॉमन निकाल के x की वैल्यू मिल जाती है, x इज इक्वल टू रूट Q1 इंटू आर डिवाइडेड बाय रूट Q1 प्लस रूट Q2। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैंने ये अज्यूम किया था कि सभी चार्जेस सेम नेचर के, पॉजिटिव नेचर के हैं, ऐसा मैंने एजम्पशन ले लिया था। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। सभी चार्जेस सेम नेचर के हैं ये जरूरी नहीं। अगर सपोज ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है लेकिन बीच वाला चार्ज नेगेटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ही आंसर आएगा। सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो जो F1 फोर्स है उसकी डायरेक्शन F2 जहां दिखाया उधर होगी, और जो F2 फोर्स है उसकी डायरेक्शन F1 जहां दिखाया उधर होगी। तो भी इक्विलिब्रियम के लिए यही कंडीशन होगी। यानी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बीच वाला Q चार्ज Q1 और Q2 चार्जेस के सेम नेचर का है या अपोजिट नेचर का है, फर्क नहीं पड़ता। हां ये जरूरी है कि Q1 और Q2 सेम नेचर के हो, ये मस्त है कि Q1 और Q2 सेम नेचर के हो। अब चाहे Q उनके सेम नेचर का हो या अपोजिट नेचर का हो, दोनों कंडीशन में ये सेम इक्विलिब्रियम की कंडीशन यानी x की यही वैल्यू सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक बात है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब लिखा है इन अबाउ प्रॉब्लम, यानी सिचुएशन वही है जो ऊपर वाले प्रॉब्लम की थी। तो इन अबाउ प्रॉब्लम फाइंड वैल्यू एंड नेचर ऑफ क्यू चार्ज। अब इस बार उसने पूछा है नेचर ऑफ चार्ज, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, और वैल्यू भी पूछी है क्यू की इन टर्म्स ऑफ Q1 एंड Q2 सो दैट एवरी चार्ज Q, Q1 एंड Q रिमेन इन इक्विलिब्रियम अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो ऊपर जो कंडीशन हमने निकाली थी उसमें हमने सिर्फ इक्विलिब्रियम किसके बारे में बोला था? इक्विलिब्रियम केवल Q का लिया था हमने, यानी हमने इस बारे में नहीं सोचा कि Q1 पर नेट फोर्स 0 है कि Q2 पर नेट फोर्स 0 है, इसके बारे में सोचा ही नहीं हमने। इस बार वो कह रहा है कि Q का वैल्यू, Q की ऐसी वैल्यू, देखो इसके अंदर Q की वैल्यू का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि Q तो कट ही गया यहां पर, यानी Q की कुछ भी वैल्यू रखो, सिर्फ Q के इक्विलिब्रियम की बात है तो X की वैल्यू होगी। लेकिन अब ये सवाल और एडवांस लेवल पे चला गया। अब ये क्या बोल रहा है कि Q1 भी इक्विलिब्रियम में चाहिए, Q2 भी इक्विलिब्रियम में चाहिए और Q भी, यानी तीनों पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में चाहिए। केवल Q अकेला इक्विलिब्रियम में नहीं चाहिए, साथ में Q1 भी इक्विलिब्रियम में चाहिए और साथ में Q2 भी इक्विलिब्रियम में चाहिए, सारे पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में चाहिए। ऐसी कंडीशन लाना है तो उसके लिए सिर्फ इस डिस्टेंस से काम नहीं चलेगा, उसके लिए Q की वैल्यू भी जवाबदार होगी। ठीक है ना, केवल Q इक्विलिब्रियम में चाहिए अकेला, ये इनके ऊपर कुछ भी हो, सिर्फ ये अकेला इक्विलिब्रियम में चाहिए, तो उसके लिए केवल एक ही कंडीशन है, भैया दूरी को ऐसी रखो, x को ऐसा रखो इस कंडीशन के हिसाब से, तो इस डिस्टेंस पे Q अगर रखा रहेगा तो Q इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन इस बार अगले सवाल में वो क्या बोल रहा है, ये फर्क है। अगले सवाल में कह रहा है कि तीनों पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में मेंटेन होना चाहिए, तीनों पार्टिकल्स का इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो डायग्राम तो वैसा ही बनेगा कि यहां पर Q1 चार्ज है और यहां पे Q2 चार्ज है, इनके बीच में जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो R है। ये सवाल में, जो पिछले सवाल में दिया हुआ था, यही इंफॉर्मेशन है। अब हमको एक Q रखना है और हमें उसका नेचर भी नहीं मालूम है कि नेचर कैसा है। ठीक है, और ये डिस्टेंस x रखना है और ये डिस्टेंस r माइनस x रखना है। अब ये तो हमने पिछले सवाल में निकाले लिया था और वो तो इस सवाल में भी वैलिड होगा कि इस Q को इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये डिस्टेंस x कितना होना चाहिए, वो अपन ने ऊपर निकाल लिया था। तो x की वैल्यू तो यही होनी चाहिए, है ना, जो अपन ने ऊपर निकाली है, चेक कर लो आप, ये निकाली है, यही वैल्यू होना चाहिए। भाई ये तो यहां भी वैलिड होगा क्योंकि Q को तो इक्विलिब्रियम में रखना ही है,
तो Q को इक्विलिब्रियम में रखना है तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि X की वैल्यू तो यही होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल q, X मस्ट बी इक्वल टू, तो X तो यही होना चाहिए √Q1 इंटू आर डिवाइडेड बाय √Q1 प्लस √Q2, सही है। ये तो अप्लाई होना ही चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q1 Q, X मस्ट बी इतना, X की वैल्यू तो ये होनी चाहिए। यहां तक की बात तो ऊपर वाले सवाल से ही आ रही है, लेकिन अब केवल Q इक्विलिब्रियम में नहीं चाहिए बल्कि साथ में Q1 और Q2 भी इक्विलिब्रियम में चाहिए। तो मैं केवल Q1 पर विचार करके देखता हूं, है ना। तो अब अगर मैं Q1 पर विचार करूं, लेट अस नाउ थिंक अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ Q1। अगर मैं Q1 पर विचार करूं, फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूं कि Q1 और Q2 ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, फिलहाल मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। कि Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूं। तो इस कंडीशन में मुझे फोर्स के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि Q2 की वजह से Q1 पर, अब ये तो पक्का है कि Q1 और Q2 आर डिस्टेंस पर है, तो Q2 की वजह से Q1 पर रिपल्शन फोर्स आएगा और वो फोर्स इस डायरेक्शन का होगा, राइट, ओके। तो इस फोर्स को मैं नाम देता हूं F, मैंने F नाम दे दिया इस फोर्स को, ठीक है, राइट। अब अगर इसे बैलेंस करना है तो आप ही बताएं कि Q की वजह से ये जो F फोर्स है ये किसकी वजह से है? Q2 की वजह से। ये फोर्स किसने अप्लाई किया? Q2 ने। तो Q2 ने Q1 को रिपल्शन फोर्स दिया, ठीक है ना। तो अब इस Q को इस Q1 पर कैसा फोर्स लगाना चाहिए ताकि ये Q1 इक्विलिब्रियम में रहे? आप ही सोच के बताएं। बहुत सरल जवाब है इसका कि Q को जो फोर्स लगाना चाहिए, ये फोर्स तो F जो लिखा है वो तो Q2 ने लगाया, Q को कैसा लगाना चाहिए? तो Q को इस डायरेक्शन का फोर्स लगाना चाहिए। इसको मैं F डैश लिख देता हूं। अगर ये दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं, राइट, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो Q1 इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लॉजिक पकड़ में आ गया? सिंपल थॉट, राइट, ओके। तो यानी ऐसा होने के लिए इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए। तो अगर Q1 पॉजिटिव नेचर का है तो Q को नेगेटिव नेचर का होना चाहिए, यह बात पता चलती है, ओके, ठीक है ना। तो मैं यहां इस बात का जिक्र कर सकता हूं कि इफ Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव, अगर Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, देन F is force of repulsion on Q1 by Q2। तो Q1 पर Q2 ने जो फोर्स अप्लाई किया रिपल्शन का वो F है ना। हेंस फॉर इक्विलिब्रियम, और इसलिए इक्विलिब्रियम लाने के लिए हेंस फॉर इक्विलिब्रियम F डैश वेक्टर फोर्स विच Q apply on Q1 must be towards Q, that is nature of Q must be negative। अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q का नेचर नेगेटिव होना चाहिए ताकि Q1 को Q अट्रैक्ट कर सके, ताकि F डैश फोर्स F के विरोध में आ सके। यह बात पक्की हो गई, ताकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स हो गए। अब इनको इक्वल भी होना चाहिए।
अब इनको इक्वल होने की कंडीशन लाएंगे तो Q की न्यूमेरिकल वैल्यू पता लगाने के लिए अब हमको F और F डैश इनको एक दूसरे के न्यूमेरिकली इक्वल रखना पड़ेगा, राइट? ओके, तो मैं F की न्यूमेरिकल वैल्यू को F डैश की न्यूमेरिकल वैल्यू से इक्वल रख देता हूं। तो F की न्यूमेरिकल वैल्यू, F फोर्स किसने लगाया था? Q2 ने Q1 पर। तो मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस है R का स्क्वायर, ठीक है। अब F डैश किसने लगाया था? Q ने Q1 पर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q अपॉन डिस्टेंस x का स्क्वायर, राइट? अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां से Q1 और यहां से Q1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचता है Q2। मैं इसका अंडर रूट ले लेता हूं अपॉन R, ताकि यहां का स्क्वायर खत्म हो जाए, और इधर Q का अंडर रूट, नहीं मुझे तो Q की वैल्यू निकालनी है, तो अंडर रूट लेने से मतलब नहीं है। अंडर रूट लेने की बजाय मैं उसको बिना अंडर रूट के सॉल्व करूं, क्योंकि मुझे Q का आंसर निकालना है, मुझे X नहीं चाहिए। X तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले ही, ठीक है ना। तो इसलिए अंडर रूट लेने से फायदा नहीं होगा। ओके भाई, हमें तो Q निकालना है, तो Q निकालना है तो उसको अंडर रूट में लाकर तो कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए Q को ऐसे ही रखो, X की वैल्यू बस ऊपर से पुट कर देंगे, राइट? ओके, तो Q2 को ऐसे ही रखो, R स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इधर Q ये वैल्यू निकालनी है, और X स्क्वायर इसको हम ट्रांसफर कर देंगे इधर, है ना। तो अब ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू, Q को एक तरफ रखो, X स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो Q2 अपॉन R स्क्वायर, और X स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई। अब X की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? रूट में से Q1 बाहर आ जाएगा, तो ये Q1 हो गया, इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां बनेगा रूट Q1 प्लस रूट Q2 का होल स्क्वायर। तो देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, और अब हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से Q की वैल्यू मिल गई, राइट। तो अब हमें Q की वैल्यू मिल गई, और वो मिल गई Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 का होल स्क्वायर। ये हो गई Q की वैल्यू। ओके, तो अभी मैंने क्या किया? अभी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए Q की वैल्यू निकल गई ना, ये आंसर है, दिस इज द आंसर। तो ये आंसर निकालने के लिए अभी मैंने क्या किया? अभी मैंने X तो वही यूज होगा जो पहले सॉल्व किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इस Q की वैल्यू ज्यादा हो या कम हो, या इसका नेचर कैसा हो। अगर मैं सिर्फ Q के इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, केवल Q के, तो ये X डिस्टेंस तो ऊपर निकाला हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि Q की वैल्यू क्या है। X अगर ये ऐसा है जैसा ऊपर लिखा है, अगर X ऐसा है तो ये वाला Q तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, राइट। तो मुझे इसके इक्विलिब्रियम के बारे में तो सोचना ही नहीं, इसके इक्विलिब्रियम के लिए तो सिर्फ एक ही शर्त है कि X की वैल्यू ये होनी चाहिए। लेकिन अब मुझे तीनों के इक्विलिब्रियम पर सोचना है, तो मुझे इसके इक्विलिब्रियम पे भी सोचना है। तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए पहले मैंने अपने मन से विचार कर लिया कि Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो Q2 रिपेल करेगा Q1 को, और इसलिए इधर फोर्स लगाएगा। तो इस फोर्स के अपोजिट फोर्स Q को लगाना चाहिए, तो फिर Q का नेचर नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव होना चाहिए, और इसका सीधा मतलब है कि अगर Q1 और Q2 नेगेटिव है तो Q को पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि वो किसी भी तरह से अट्रैक्शन फोर्स इधर दे सके, तो ये और ये फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाए। ठीक बात है ना। तो Q2 को Q1 को रिपेल करना है और Q को Q1 को अट्रैक्ट करना है, ताकि इन दोनों फोर्सेस का नेट इक्विलिब्रियम बना सके। और इसलिए उसकी कंडीशन को मैंने सॉल्व कर लिया, तो वहां से मुझे Q की वैल्यू आ गई। अब अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई कि मैं Q को ऐसा वैल्यू का लूं
Q की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए और साथ में X की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए। अगर मैं ये दोनों कंडीशन फॉलो करूं तो ये तीनों पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अब ये मैं कैसे कह सकता हूं कि Q2 भी इक्विलिब्रियम में रहेगा? तो आप लगे तो Q2 पर सॉल्व करके देख लीजिए, सेम चीज जो मैंने Q1 पे सॉल्व किया वो आप Q2 पे सॉल्व करके देख लीजिए, आंसर सेम आएगा। आप करके देख लीजिए Q2 पर, जैसा मैंने Q1 पर किया ना वैसा आप Q2 पर करके देख लीजिए कि Q2 को एक फोर्स Q1 देगा रिपल्शन का और एक अट्रैक्शन का फोर्स चाहिए, तो इसका नेचर Q2 और Q1 के अपोजिट होना चाहिए, पता चल गया। और उसको फोर्सेस को इक्वल करके आप कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू आएगी, राइट। यानी अगर ये दो कंडीशन फॉलो हो जाए कि x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू ये रूट Q1 इंटू आर अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2, और Q की वैल्यू क्या, Q की वैल्यू Q1 Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 का होल स्क्वायर। अगर ये दो कंडीशन एक साथ फॉलो हो जाए तो Q1 Q2 और Q तीनों पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेंगे। क्लियर है क्वेश्चन? आगे बढ़ सकते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। तो अब अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रेड में जानबूझ के लिखा हुआ है ताकि आप इस बात को समझें और ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, राइट? ओके, तो जो भी एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स है उसको मैंने रेड कलर में नॉमिनेट किया ताकि एक पहचान बन जाए। ठीक है, compare the strength of electrostatic and gravitational force by determining the ratio of their magnitudes for an electron and proton for two protons। इसमें पार्ट ए है, सैंपल प्रॉब्लम 7 का पहला हिस्सा है। कंपेयर करना है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना करनी, कंपैरिजन करना है बाय डिटरमिनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हमको फाइंड आउट करना है। किसके लिए? पहला तो है फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन और दूसरा है फॉर टू प्रोटॉन्स। तो अपन सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, यानी ए हिस्सा सॉल्व कर रहे हैं, उसका भी फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, एक प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। अज्यूम कर लेते हैं कि उनके बीच की दूरी r है। अब ये दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे और ये दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगाएंगे, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स में मास भी है और दोनों पार्टिकल्स में चार्ज भी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं लिख रहा हूं Fe। तो ये फोर्स जो Fe होगा इन दोनों के बीच में वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, प्रोटॉन का चार्ज भी E, एक माइनस एक प्लस ये न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए इसलिए मैं साइंस पुट नहीं कर रहा हूं, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, और इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लिखूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं Fg लिख देता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स को Fg लिख दिया, इज इक्वल टू ये होगा कैपिटल G इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो दो फोर्सेस मैंने लिखे हैं इनका रेशियो हमको निकालना है, कंपेयर करना है इनको। तो इन दोनों फोर्सेस को आपस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमें मिलता है Fe अपॉन Fg इज इक्वल टू, अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है इसकी जगह तो मैं डायरेक्टली 9 इंटू 10⁻9 लिख सकता हूं। ठीक है, इनटू ये आर स्क्वायर तो कट ही जाएगा, वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आर स्क्वायर तो ऊपर नीचे से कट गया। ई इंटू ई, तो दो बार ई लिखना है। ई मतलब चार्ज वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इसका स्क्वायर कर देता हूं क्योंकि दो बार लिखना है इसको। ठीक है, डिवाइडेड बाय जी, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि होता है 9.1 इंटू 10⁻31 और मास ऑफ प्रोटॉन जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। राइट, तो इस प्रकार से कैलकुलेशन आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं कैलकुलेशन में जो 10 की पावर से उनको अलग कर देता हूं और नंबर्स को अलग कर देता हूं। तो 9 इंटू
1.6 इंटू 1.6, 2 बार 1.6 अलग कर दिया, अपॉन 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.6। ओके राइट, तो ये एक 1.6 तो कैंसिल हो ही जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब 10 की पावर तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर, 9 माइनस 38, ये 19 टू 38, और ये जो -11 है ये ऊपर जाएगा तो +11 बन जाएगा, ये -31 ऊपर जाएगा तो +31 बन जाएगा, और +27, ये -27 ऊपर जाएगा तो +27 बन जाएगा। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को अगर हम सॉल्व करें तो ये कैलकुलेशन हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39। ये अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू है। इस कैलकुलेशन को आप करके देख सकते हैं और ये वैल्यू मिलती है। तो ये सवाल एनसीईआरटी में स्पेशली इसलिए दिया हुआ है ताकि आप इस बात को अंडरस्टैंड कर सके कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स की तुलना में 10 टू द पावर 39 टाइम्स ताकतवर है। 10 टू द पावर 39, 1 पर 39 जीरोस, इतनी ज्यादा ताकत है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ग्रेविटेशन फोर्स की तुलना में, काफी पावरफुल है। क्या आपको समझ में आ रही है बात? यही बात अंडरस्टैंड करने के लिए यह सवाल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ओके, तो जरा इसका अगला वाला पार्ट भी हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो इसके अगले वाले पार्ट में हमारे पास है 2 प्रोटॉन्स के बीच में सेम कैलकुलेशन करना है। ये सेम कैलकुलेशन हमें 2 प्रोटॉन्स के बीच करना है। तो 2 प्रोटॉन्स के बीच इस कैलकुलेशन को अपन चेक कर लेते हैं। तो ये ए का सेकंड पार्ट हो गया फॉर 2 प्रोटॉन्स। तो हमारे पास 2 प्रोटॉन्स है, एक प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन, इनके बीच की डिस्टेंस को आर बोल देते हैं, और इनके बीच में अब मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को लिख रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन के ऊपर लिखना है। तो 2 प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स लिखना है मुझे, तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 डायरेक्ट लिख दिया इसको मैंने, इंटू चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, दूसरे पर भी सेम चार्ज होगा तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स लिख रहा हूं तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये तो कैपिटल जी की वैल्यू है, इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27, और दूसरा भी प्रोटॉन ही है तो इस मास का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो कट जाएगा, बाकी सिंपल कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर हमें मिलता है 1.3 इंटू 10 टू द पावर 36, ये आंसर हमको मिलता है इसके बाद। तो कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। और अब ले लेते हैं इसका तीसरा भाग। यहां पर भी आपको नजर आ रहा है कि 2 प्रोटॉन्स के बीच में भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, और उसकी तुलना में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक कमजोर फोर्स है, राइट। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट है बी, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ, ये थोड़ा सा यहां पर गलत लिखा है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अब ठीक हो गया, राइट। तो एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू पावर -10 मीटर, है ना। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो एंगस्ट्रॉम्स में नापी जाती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में किसी एटम के रेडियस के बराबर दूरी है 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम अगर दूरी है 10 टू पावर -10 डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे की तरफ जब अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे लगाएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा, तो उसकी वजह से इनमें एक्सेलरेशंस कितने क्रिएट होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशंस हम इस प्रकार से निकाल लेते हैं। तो ये बी पार्ट है जो हम सॉल्व कर रहे हैं।
तो बी पार्ट को इस प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। ये बी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस की बहुत छोटी यूनिट है जो एटॉमिक रेडियस को नापने का काम आती है। आपने केमिस्ट्री में जरूर एंगस्ट्रॉम का जिक्र पढ़ा होगा, है ना। हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस होती है वो अप्रोक्सीमेटली 0.53 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होती है, अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो एंगस्ट्रॉम ये 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर फोर्स लगाएगा और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन के फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, राइट। और इस फोर्स से उनमें एक्सेलरेशंस क्रिएट होंगे। तो हमें वो एक्सेलरेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो मैं पहले ले रहा हूं एक्सेलरेशन ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे एक्सेलरेशन लिख रहा हूं। तो ऑफ कोर्स मुझे क्या लिखना है, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना लिखूंगा, फोर्स लिखूंगा 9 इंटू 10⁹, ये तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 की जगह हो गया, इंटू दोनों का चार्ज, तो दोनों का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, इसका स्क्वायर कर देता हूं, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम, यानी 10⁻⁻10 मीटर का स्क्वायर। ये तो हो गया फोर्स, और फोर्स को डिवाइड कर दूंगा मास से, ये तो फोर्स हो गया, ओके। फोर्स को डिवाइड कर दिया मास ऑफ प्रोटॉन से, क्योंकि एक्सेलरेशन मुझे प्रोटॉन पे चाहिए। तो प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इस कैलकुलेशन से मुझे फोर्स मिल जाएगा किस पर, सॉरी एक्सेलरेशन मिल जाएगा किस पर, प्रोटॉन पर, राइट, ओके। तो इस कैलकुलेशन से, तो इससे जो आंसर क्रिएट होगा वो आंसर होगा 1.4 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आएगा। वो कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, तो ये करके आप देख लेना, तो ये आंसर इसकी तरफ आता है। इसी प्रकार से एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, एक्सीलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लिखना पड़ेगा पहले इलेक्ट्रॉन पर। फोर्स तो यही होगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर चार्ज है, तो दोनों पर चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू प्रोटॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम है, तो 10⁻⁻10 मीटर का स्क्वायर। ये तो हो गया फोर्स, और फोर्स को डिवाइड करना इस बार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इस बार हमको एक्सेलरेशन जो चाहिए वो इलेक्ट्रॉन पे चाहिए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके हमें मिलती है 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों की वैल्यूज हमें मिल जाती है, ठीक है, राइट। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे।